Assalamu alaikum. Welcome to this course. In this course, we will study all about cancer. तो इस कोर्स का आगाज़ हम इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी से कर रहे हैं, क्रिस की स्टोरी से। क्रिस का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि ये इनको कैंसर हो गया था और फिर ये उस कैंसर से इन्होंने जो है ना वो सरवाइव किया और बग़ैर कोई मेडिसिन लिए, बग़ैर कीमोथेरेपी लिए ये अपनी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। और कीमोथेरेपी के वक्त डॉक्टर्स ने इन्हें कहा था कि आप बस मैक्सिमम भी 5 साल तक रह सकते हैं, ये इतना सर्वाइवल रेट है। तो लेकिन इन्होंने कीमोथेरेपी नहीं ली और उसके बाद भी 20-25 साल तक ये यानी चलते रहे। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की पूरी दुनिया के साथ। उनकी वेबसाइट भी है, क्रिस बीट कैंसर के नेम से। इसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे वो कैंसर से निकले। तो हम भी उनकी स्टोरी उनके बुक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह कैंसर के एक एक टॉपिक पे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम इंशाल्लाह कैंसर के ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और कैसे हमने जो है ना वो पाकिस्तान में कैंसर स्टडी करनी है और उस पर रिसर्च जो है ना वो करनी है। सो लेट्स स्टार्ट इनटू द जंगल कि अब बस एंट्री हो गई है। सो स्टार्ट देखें कितना प्यारा है डॉक्टर थॉमस का एक कोट, हेल्थ इज़ नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। तो ये अब एक गुरे की बात है, लेकिन हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी के आने से पहले पहले तक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिस की कहानी उनके अपने कलम से। सो ही सेज बाय द टाइम आई टर्न 26 के वो कहते हैं कि जब मैं 26 साल का हुआ, आई हैड ग्रेजुएटेड कॉलेज, कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, मैरिड द लव ऑफ माई लाइफ, कि जिससे मैं मोहब्बत करता था उससे मेरी शादी होगी, बॉट 30 रेंटल प्रॉपर्टीज़, मैंने 30 जो है ना वो किराए की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़रीदनी, स्टार्टेड अ न्यू बैंड विद प्लान्स टू रिकॉर्ड एन एल्बम एंड टूर, और मैंने अपना एक न्यू बैंड स्टार्ट किया एक एल्बम बनाने के लिए और एक टूर के लिए। एंड जस्ट रिसीव्ड अ कॉल बैक टू बी अ पोटेंशियल कास्ट मेंबर ऑन अ रियलिटी शो ऑन NBC, और उसी टाइम मुझे एक कॉल रिसीव हुई कि मैं NBC के रियलिटी शो का एक कास्ट मेंबर बन जाऊँ। थिंग्स वर गोइंग प्रीटी वेल, चीज़ें बहुत अच्छी से मेरी ज़िंदगी में चल रही थी। एज अ किड आई हैड ऑलवेज फेल्ट आई वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस एंड माई ड्रीम्स ऑफ प्रूविंग माई सेल्फ टू द वर्ल्ड वर बिकमिंग रियल। कि बच्चा जब से मैं था तब से मतलब मुझे ये मैं फ़ील करता था कि मेरी जो किस्मत है ना उसमें बहुत कोई अजीम चीज़ें लिखी हैं, कि लाइक मैं पैदा ही कोई बड़े अजीम काम करने के लिए हुआ हूँ। और मेरे जो ख्वाब थे कि मैं अपना आप दुनिया को प्रूव करूं वो सच हो रहे थे। आई बाउंस्ड आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग थ्रिल्ड अबाउट लाइफ, कि मैं हर रोज़ सुबह अपने बेड से जो है वो खुशी खुशी उठता होता था। अपनी लाइफ मेरी बड़ी अच्छी चल रही थी। आई कुड नॉट वेट टू सी व्हाट द फ्यूचर हैड इन स्टोर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में मेरे सामने क्या कुछ होना है या मेरे साथ क्या होना है। आई फेल्ट इनविंसिबल. Little did I know that 5 months later all my big plans would take a back seat to survival. लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि 5 महीने के बाद मेरे सारे बड़े प्लान जो है वो मुझे कैंसिल करके अपने सर्वाइवल के लिए जो है ना लड़ना पड़ेगा अपने आप से। तो ये सूरत हाल मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। मीका एंड आई मेट इन द 11th grade. मीका जो है ये उसकी बीवी है। तो वो अब अपनी लव स्टोरी बता रहा है कि मीका के साथ मैं मिला था 11th grade में। शी हैड बिन डेटिंग माई फ्रेंड रिस ओवर द समर बट शी एंड आई हैड नॉट मेट। कि वो मीका जो है वो कह रहा है कि वो मेरे फ्रेंड के साथ ये इन गर्मियों में उसने डेट की थी, बट मेरी कोई उससे मुलाकात नहीं थी। मीका हैड अ ब्लॉन्ड स्ट्रीक इन हर ब्लैक हेयर, कि उसके बालों में एक भूरी सी जो है ना वो एक लाइन थी, एक स्ट्रीक थी, यानी बालों उसके जो बाल थे उनमें भूरे बालों की भी एक लाइन थी। शी वोर वैन्स एंड शी हैड अ पैच ऑन हर
backpack of one of my favorite bands, The Cure. मतलब उसने कहा कि वो कह रहा है कि उसकी जो है ना वो जो बैकपैक था उसके ऊपर वो ये क्रिस कहता है कि जो मेरा फेवरेट बैंड था ना म्यूज़िक का, ठीक है, उसका उस लड़की ने, मीका ने, अपने बैकपैक पे जो है ना वो एक पैच बनवाया हुआ था, एक स्टिकर, ठीक है। आई न्यू शी वॉज कूल, वो कहता है कि मैं जानता था कि ये एक खूबसूरत लड़की है। सो आई सैट बाय हर इन हिस्ट्री क्लास, तो मैं अपनी तारीख की क्लास में उसके साथ बैठ गया। इट वॉज ईजी टू मेक हर लाफ, और उसे हंसाना बहुत जो है ना मेरे लिए ईजी था। सो मच सो दैट द टीचर ऑफन सेपरेटेड अस टू ऑपोजिट साइड ऑफ द रूम। मतलब मैं उसको इतना ज़्यादा वो हंसाता होता था कि बाद का टीचर जो है ना वो हम दोनों को सेपरेट साइड ऑफ रूम पे उठा देता था, कि उसे एक कोने पे और मुझे दूसरे कोने पे। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, मीका एंड रुस ब्रोक अप, कि जो मीका और जो रुस था, जो ये इसका दोस्त था क्रिस का, जो पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो उनका ब्रेकअप हो गया। बट शी एंड आई स्ट्रेट फ्रेंड, लेकिन मैं और वो दोस्त रहे। वी रैन अराउंड इन द सेम सोशल सर्कल्स, के हमारा सोशल सर्कल सेम रहा। एंड वुड ऑफन सी ईच अदर ऑन द वीकेंड एट लोकल रॉक एंड पंक शोज, और हम अक्सर वीकेंड पे भी लोकल जो हमारे शोज़ होते थे म्यूज़िक वगैरह के, उसमें एक दूसरे को जो है ना हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। सो आफ्टर हाई स्कूल, मीका एंड आई बोथ वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी नॉक्सवाइल फॉर आवर फ्रेशमैन ईयर, के हाई स्कूल के बाद मीका और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में गए, और ये यूनिवर्सिटी का नेम है। मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड वर प्लेजिंग fraternities and sororities, but neither of us were interested in Greek life, so we ended up hanging out a lot. कि हमारे जो बाकी दोस्त थे उनका जो लाइक इंटरेस्ट था वो लाइक मतलब ग्रीक लाइफ के अंदर जो था, लेकिन हमारा कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। वन थिंग लेड टू अनदर, एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर वी वर ऑफिशियली अ कपल, कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ ऐसे बढ़ती गई, यानी उनकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती गई, और पहले सेमेस्टर के एंड पर जो है ना हम ऑफिशियली एज अ कपल जो है ना हमें सब जानते थे। 6 years later on Valentine's Day I proposed to her, कि 6 साल के बाद वैलेंटाइन डे पे मैंने मीका को प्रपोज किया। और 3 months after that I graduated from the University of Memphis with a business degree and no job prospects। और उसके 3 माह के बाद जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस से ग्रेजुएट हुआ बिज़नेस की डिग्री लेके, लेकिन मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। और अब आगे उसने अपना बाकी प्लान बताया कि आवर वेडिंग वाज सेट फॉर सितंबर, कि हमारी शादी का प्लान सितंबर का था। मीका वाज वर्किंग फुल टाइम एंड लिविंग ऑन हर। अब जो उसकी बीवी थी होने वाली मीका, वो तो अपना एक्सपेंस सारा खुद मैनेज कर रही थी और फुल टाइम वर्क कर रही थी। एंड आई हैड मूव्ड बैक इन विद माई पेरेंट्स एंड वाज वर्किंग पार्ट टाइम फोल्डिंग क्लॉथ्स एंड अनलॉकिंग फिटिंग रूम एट जे क्रू, जबकि मेरा काम पार्ट टाइम था, मतलब बस कपड़ों की तय वगैरह लगाना एट जे क्रू शॉप के ऊपर। तो मैं इतना अच्छा फाइनेंशियली कह रहा है वो कि स्टेबल नहीं था। विद वेडिंग डेट लूमिंग आई वाज फीलिंग द प्रेशर टू फाइंड अ जॉब वर्दी ऑफ माय डिग्री एंड गेट माय एक्ट टुगेदर। मतलब जैसे जैसे शादी करीब आ रही थी तो मेरे ऊपर प्रेशर जो है ना कि मुझे अपनी डिग्री के हिसाब से जॉब ढूंढनी है कोई अच्छे वाली, तो ये प्रेशर बढ़ रहा था मेरे ऊपर। आफ्टर फ्यू इंटरव्यूज़, कुछ इंटरव्यूज़ के बाद आई टुक अ जॉब एट अ फाइनेंशियल प्लानिंग फिर्म, कि मुझे एक जॉब मिल ही गई फाइनेंशियल प्लानिंग फिर्म के ऊपर। आई हैड अ ग्रेट मेंटोर, मेरा उस्ताद बड़ा अच्छा मिला मुझे। डेवलप्ड सम वैल्यूएबल क्लाइंट रिलेशनशिप्स, कि मेरे क्लाइंट्स के साथ जो बहुत अच्छे ताल्लुकात बने, एंड मेड इनफ मनी टू गेट बाय, और मुझे पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा था। बट आई हैड अ नैगिंग फीलिंग दैट आई वाज इन द रॉन्ग प्रोफेशन, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, ये मेरा प्रोफेशन ही है। आई एन्जॉय हेल्पिंग पीपल, कि मुझे मज़ा आता था लोगों को हेल्प करके, बट आई वॉज नॉट पैशनेट अबाउट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये जो काम था इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। तो इट वाज फन टू पुट ऑन अ सूट एंड टाई एवरी डे, लेकिन रोज़ाना सूट टाई वगैरह लगा के जाना ये मेरे लिए एक फ़न था। बट इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक अ कॉस्ट्यूम, कि ये मेरे लिए जो है ना वो एक कॉस्ट्यूम, एक ड्रेस बन गया था, कि बस इसी तरह का ड्रेस पहन के मैं डेली आना जाना। So one day while sitting in a weekly staff meeting and listening to my boss, कि एक दिन मैं
वीकली स्टाफ मीटिंग में बैठा हुआ था और मैं अपने बॉस की टॉक सुन रहा था अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज and watching him wipe his leaky eye with his tie for the umpteenth time, I realized there was not anyone in the room I aspired to be. I just couldn't see myself staying in a profession I didn't love for the rest of my life, only for the money. तो मेरे जो बॉस थे वो बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर और अपनी आंखों से जो है ना वो आंसू साफ कर रहे थे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस रूम में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है कि जिस जैसा मैं बनना चाहूँ, और मैं जो है ना वो मतलब इस प्रोफेशन में मज़ीद अब नहीं रहना चाहता, कि मतलब मुझे इस प्रोफेशन में बस नहीं रहना, मुझे निकलना है। मतलब सिर्फ पैसों के लिए मैं था इस प्रोफेशन में, बट इसमें मुझे नहीं रहना। सो ही सेड आई हैड बीन fantasizing about being a professional real estate investor since college। और वो कहता है कि मेरा कॉलेज टाइम से जो है ना वो रियल इस्टेट में इंटरेस्ट था, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने में। एंड एट द पीक ऑफ माई डिससेटिस्फेक्शन इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मेरी मतलब बहुत मायूसी के बाद, आई बॉट 4 रेंटल प्रॉपर्टीज़ इन 30 डेज़, कि मैंने एक माह के अंदर ना 4 जो है ना वो किराए पे जगह खरीदी। इट वॉज ट्रायल बाय फायर, कि ये मेरे लिए एक ट्रायल थी, बट आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। लेकिन मुझे इस काम में बड़ा मज़ा आया। आई लव्ड हंटिंग डाउन डील्स, कि मुझे मज़ा आया डील्स को सर्च करने में एंड फाइंडिंग देम बिफोर माई कंपेटिटर्स, और मार्केट में जो मेरे कंपेटिटर्स थे उनसे पहले डील को ढूंढना, बात पक्की करना कस्टमर के साथ। तो ये इस काम में कहता मुझे बड़ा मज़ा आया। आई लव्ड निगोशिएटिंग टू गेट द बेस्ट प्राइस, और मुझे जो है ना बहस करना और बेहतरीन कीमत जो है ना वो अपने लिए मुकर्रर करना, ये बड़ा जो है ना वो मज़े का काम लगा। आई लव द रेनोवेशन प्रोसेस।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बात कर रहे थे कि यहाँ से कि वो कहता है कि मुझे मज़ा आता था लाइक लोगों के साथ बहस करके और बेस्ट प्राइस पे वो डील जीतना और ये सारा, और फिर रेनोवेशन का प्रोसेस, और फिर ये बड़ी मज़े का काम था मुझे ना। तो आई लव द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस दैट कुड इवेंचुअली गेट मी आउट ऑफ द रैट रेस एंड गिव मी फाइनेंशियल फ्रीडम। उसने कहा कि मतलब मैं ऐसा बिजनेस बनाना चाहता था कि जो मुझे इस ये चूहों के दौर से ना निकाले और मुझे फाइनेंशियली तौर पे इतना मजबूत कर दे कि लाइक मुझे कोई टेंशन ना हो फाइनेंशियली हिसाब से। सो बाय द एंड ऑफ दैट ईयर, कि उसी साल के एंड पे, मीका एंड आई, कि मेरे और मेरी बीवी के पास 17 जो है वो किराए वाले जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ थी। एंड आई क्विट फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसने कहा कि अब मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म वाली जो जॉब थी वो बिल्कुल छोड़ दी थी टू परस्यू रियल इस्टेट फुल टाइम, और मैंने अपना फुल टाइम जो है वो रियल इस्टेट को देना शुरू किया। थैंक्स टू द गाइडेंस ऑफ फ्यू जनरस mentors and the infamous bubble producing federal loan programs, Mika and I were able to buy 31 houses in just 2 years. I was having a blast and making a name for myself in the Memphis real estate community. तो अब वो कह रहा है कि मेरे मेंटोर्स का शुक्रिया और ये लोन प्रोग्राम का शुक्रिया कि मैंने और मीका ने 2 साल के अंदर 31 घर जो है ना वो ख़रीद लिए थे, और मैंने अपना एक नाम बना लिया था मेम्फिस के रियल इस्टेट कम्युनिटी में ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसी टाइम आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड प्लेइंग गिटार इन अ न्यू बैंड कॉल्ड आर्मा सिक्रेटा with my long-time friend, drummer, now brother-in-law Brad Bean. I was a realist and did not expect to make much money off my art, and it had been 4 years since my last serious band. Now finally I was playing shows again and Arma Secreta soon picked up speed. कि अब उसी टाइम पे मैंने एक बैंड आर्मा सिक्रेटा में जो है ना वो गाना भी स्टार्ट किया, गिटार प्ले करना स्टार्ट किया, और ये बैंड जो है मेरे बहनोई का और मेरे बहुत पुराने दोस्त का था। और मतलब वो कह रहा कि मैं एक रियलिस्ट था, मुझे इससे कोई इतने पैसे कमाने की तवक्को नहीं थी। मतलब लास्ट टाइम जो मेरा बैंड था वो 4 साल पहले तक का था। तो लेकिन अब वो कहता था कि फाइनली आई वॉज प्लेइंग शोज़ अगेन, लेकिन अब मैंने दोबारा से शोज़ करना स्टार्ट कर दिए, और बहुत जल्द जो है ना आर्मा सिक्रेटा जो इनका बैंड था वो एक स्पीड पकड़ गया। सो दैट समर another good friend named Clay Hurley told me about a new reality show that NBC was casting. और उसी गर्मियों में जो है वो मेरा एक और अच्छा दोस्त क्ले हर्ले, उसने मुझे बताया एक न्यू रियलिटी शो NBC पे चल रहा था। NBC उनके चैनल का नेम है। सो ही थॉट इट वाज राइट अप माय एली, ऑफर टू हेल्प मी प्रोड्यूस एन ऑडिशन टेप, सो वी मेड वन। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमें एक लाइक ऑडिशन टेप बना के दें, तो हमने वैसे बनाई। द कास्टिंग टीम लाइक माई ऑडिशन, तो जो कास्टिंग टीम थी उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, एंड दे आस्क्ड मी टू कम टू नेशविल फॉर एन ऑन कैमरा इंटरव्यू। और उन्होंने मुझे नेशविल में बुलाया कि वो मेरा ऑन कैमरा इंटरव्यू ले सके। तो आई डस्टेड ऑफ माई सूट, मैंने अपने कपड़े वगैरह साफ़ किए, एंड टाई ड्रॉप टू नेशविल, और मैंने गाड़ी चला के सीधा नेशविल पहुंचा एंड मेट 2 ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन अ होटल रूम। और वहाँ पे होटल रूम में 2 प्रोड्यूसर से मेरी मुलाकात हुई। आई फेल्ट लाइक द इंटरव्यू वेंट रियली वेल, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा था एंड तक। बट एक वहाँ पे ये हुआ कि व्हेन वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स सेड, कि एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा, ओके क्रिस, नाउ आई वांट यू टू लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा, कि क्रिस अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम सीधा कैमरे में देखो एंड टेल, और कहो डोनाल्ड ट्रम्प व्हाई यू थिंक यू आर द नेक्स्ट अप्रेंटिस। कि एट मतलब डोनाल्ड ट्रम्प तुम क्यों समझते हो कि तुम जो है ना वो नेक्स्ट, यानी कह लें कि लीडरशिप में आओगे, या तुम क्यों नेक्स्ट जो है ना वो इस खेल में आओगे। सो दैट question caught me completely off guard because I had no idea what this brand new show was about. तो इस क्वेश्चन ने जो है ना मुझे बिल्कुल जो है ना मेरे हवास बाख्ता कर दी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये जो ब्रांड न्यू शो है ये किस बारे में है। अदर देन दैट इट इन्वॉल्व्ड वर्किंग फॉर रियल इस्टेट टाइकून डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब सिर्फ मुझे इतना पता था कि ये रियल इस्टेट के एक बहुत बड़ा नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसके लिए जो है ना ये वर्क कर रहा था ये शो। एंड आई वॉज रियली अनकम्फर्टेबल टॉकिंग डायरेक्टली इनटू द कैमरा, और मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील किया अपने आप को कैमरा में ये बोलते हुए। सो आई सेड समथिंग स्टूपिड लाइक, हाय डोनाल्ड, आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर बुक्स। तो लाइक वो कहता है कि मैंने
एक स्टूपिड की तरह लाइक कैमरे में ये बोला कि हाय डोनाल्ड, आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ योर बुक्स, हालांकि बोलना उसने कुछ और था। सो अब बाकी वो कहता है कि द रेस्ट इज़ एन एम्बेरसिंग ब्लर, बाकी की कहानी बड़ी है ना वो एम्बेरस परेशान कौन है। एट द टाइम आई वॉज डिसअपॉइंटेड दैट आई डिड नॉट गेट अनदर कॉल बैक बट नॉट दैट सरप्राइज। तो उसी टाइम पे मतलब मैं डिसअपॉइंट हुआ बहुत, और क्योंकि मुझे दोबारा कॉल नहीं आई थी तो कॉल नहीं आई थी, लेकिन मुझे कुछ सरप्राइज़ नहीं था कि क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने ब्लेंडर ही ऐसा किया था। एंड बीइंग एन अप्रेंटिस रिजेक्ट टर्न्ड आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई हैड अ पेस्की लिटिल प्रॉब्लम। और कहता कि ये दरअसल मेरे लिए जो है ना एक ब्लेसिंग भी थी, कि अच्छा हुआ कि मुझे जो है ना वो नहीं जो है वो मिला, कि जो है ना इस ये काम मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अब वो अपनी स्टोरी उसने अब स्टार्ट की है कैंसर से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब जो है ना स्टूडेंट होता है, शागिर्द होता है, ठीक है। तो मतलब क्रिस को उन्होंने कहा कि ये बोलो कि डोनाल्ड ट्रम्प मतलब कि तुम क्यों ये सोचते हो कि तुम नेक्स्ट जो है ना वो स्टूडेंट बनना चाह रहे हो या मेरे स्टूडेंट हो नेक्स्ट। तो ये इसलिए जो है ना वो बड़ा कंफ्यूज हो गया था। सो देयर वाज अ डल, अब वो अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा है। देयर वाज अ डल एक्किंग इन माई एब्डोमेन दैट वुड कम एंड गो रैंडमली, कि मेरे पेट में एक हल्की सी दर्द होती थी जो आती थी और चली जाती थी। इट वॉज डीप एंड वेग, बहुत मतलब अंदरूनी दर्द थी और हल्की हल्की थी। आई फेल्ट इट बट आई कुड नॉट क्वाइट पुट माई फिंगर ऑन इट, मतलब इतना नहीं था कि मुझे उस जगह पे हाथ रखना पड़ता। देयर वर ऑल्सो सडन ट्विंग्स ऑफ शार्प पेन दैट वुड मेक मी ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वेट। लेकिन बाज़ औक़ात इतनी शार्प पेन होती थी ना, एक लहर आती थी दर्द की जो उठती थी और मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते थे। तो आई रिमेंबर थिंकिंग वो व्हाट द हेक वाज दैट, और मतलब मुझे होता था कि ये क्या था। दैट्स नॉट नॉर्मल, कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जो इतनी शार्प पेन हुई है और ठंडे पसीने आना स्टार्ट हो गए। होपफुली इट्स नथिंग, कि मैं उम्मीद करता कि कुछ नहीं होगा। सो दिस इवेंचुअली प्रोग्रेस टू योर हो देयर इट इज़ अगेन, और ये फिर प्रोग्रेशन इस दर्द की होती रही और बार बार ये दर्द मुझे जो है ना वो होती रही। बीइंग बिजी एंड अ स्टीरियोटाइप टिपिकल मेल नॉट वांटिंग टू गो टू द डॉक्टर, के मतलब एक मर्द जिस तरह आम अमूमी तौर पे करती हैं, तो मैंने भी वैसे ही किया कि मतलब एक तो बिजी होता था, दूसरा जिस तरह आम मर्द करती हैं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। आई इग्नोर्ड इट फॉर मैनी मंथ, मैंने बहुत ज़्यादा महीने तक इसको इग्नोर किया, इस दर्द को। थिंकिंग इट वॉज प्रोबेबली एन अल्सर, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये अल्सर है बस और ये खुद ही ठीक हो जाएगा। माई बॉडी वॉज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग बट आई वॉज नॉट लिसनिंग, कि मेरी बॉडी तो कोशिश कर रही थी मुझे कुछ बताने की, लेकिन मैं उसको सुन नहीं रहा था। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू हील इटसेल्फ, और मैं तो शुरू से मेरा ये एक मानना था कि ह्यूमन बॉडी ना अपने आप को खुद ही ठीक करती है। तो इन दिस केस आई एज्यूम्ड माइन इवेंचुअली वुड बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज हैड, मतलब तो मैंने भी यही जूम किया कि जो भी मसला खुद ही ठीक हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा बहुत परहेज़ वगैरह से। तो बट फॉर सम रीज़न दिस टाइम इट डिड नॉट, के लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इस दफ़ा वो ठीक हुई ही नहीं। सो द पेन ग्रेजुअली गॉट वर्स, पेन ऐसा ऐसा बढ़ती गई। आल्सो माई स्टूल वॉज डार्क, और फिर मेरा स्टूल का कलर भी डार्क हो गया। एंड समटाइम्स देयर वॉज अ लिटिल ब्लड इन इट, और बाद का जो है ना ब्लड भी आ जाता स्टूल में। आई ऑफन वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट इन अ कोल्ड स्वेट विद एक्किंग पेन एंड एन अर्ज टू गो टू द बाथरूम। तो रात में अक्सर जो है मेरे साथ होने लग गया था ये कि आधी रात को मुझे जाग आ जाती और दर्द उठता और ठंडे पसीने आते और मुझे वॉशरूम जो है ना जाने की एक मतलब एक वॉशरूम जाने की हाजत होती, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग आई वोक अप फीलिंग फाइन, कि सुबह में मैं जब उठता था तो मैं बिल्कुल ठीक फील करता था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रीज़न आई केप्ट पुटिंग ऑफ सीइंग अ डॉक्टर। और इसी वजह से मैं डॉक्टर को बहुत अरसा तक डिले करता रहा, क्योंकि रात को ही मसला होता था, सुबह तो मैं उठता था तो सही होता था। सो डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ आर स्पेशली टेरिबल, और ये जो निज़ाम इंहज़ाम की बीमारी हैं ये मतलब बड़ी इस तरह की हैं अजीब सी, बिकॉज दे टेक ऑल द जॉय आउट ऑफ फूड। क्योंकि जब इंसान निज़ाम इंहज़ाम की बीमारियों में मुब्तला होता है तो खाने पीने का जो एक मज़ा होता है ना वो निकल जाता है। व्हेन फूड बिकम्स अ सोर्स ऑफ पेन, कि आप जो खाते हैं वो आपको उसकी वजह से पेन होती है, यू स्टॉप ईटिंग।
तो आप खाना बंद कर देते हैं एंड योर बॉडी बिगिंस टू वेस्ट अवे, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बॉडी चीज़ें जो है ना वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सो अब वो अपना बताता है कि एट 6 फीट 2 इंच एंड 150 पाउंड के 6 फुट 2 इंच कद था, 150 पाउंड वजन था। आई वॉज ऑलरेडी थिन, मैं तो पहले ही पतला था, तो मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा वेट भी नहीं था जो मैं लूज़ करने के लिए जो है ना वो उसको कुर्बान कर पाता। तो अब आगे वो कहता है आई वॉज ऑलरेडी सॉरी मोस्ट डेज द पेन स्टार्टेड एन आवर और सो आफ्टर डिनर, समटाइम्स आई फेल्ट इट आफ्टर लंच। मतलब उस अब देखिए ये 150 पाउंड ना 68 kg बनता है, तो यानी 6 फुट 2 इंच का कद और फिर उसकी एज भी देखिए 26 साल से ऊपर, उसका वेट 68 था, तो मतलब कोई वेट लूज़ करने की गुंजाइश नहीं थी। तो अब वो आगे अपनी कहानी बताता है कि अब ये होने लग गया कि जैसे ही मैं डिनर करता, रात का खाना खाता, उसके घंटे बाद जो है ना मुझे दर्द शुरू हो जाता, और बाद का दोपहर के खाने के बाद शुरू हो जाता। द पेन प्रोग्रेस्ड, पेन बढ़ती गई। इवेंचुअली आफ्टर स्पेंड सेवरल नाइट्स बर्ड अपॉन द काउच आफ्टर डिनर, मतलब ये सूरत हाल होगी कि मतलब मुझे रात को अपने काउच के ऊपर जो है ना वो वैसे ही बैठे बैठे गुजारनी पड़ी। मीका कन्विंस्ड मी टू सी अ डॉक्टर, तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं। आई हैड ब्लड वर्क एंड एक्सरेज डन, जितना भी ब्लड टेस्ट वगैरह थे वो मैंने करवाए, एक्सरे करवाया, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग अदर देन स्लाइट एनीमिया। लेकिन उन ब्लड टेस्ट में या किसी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया सिवाय एनीमिया के, और आई वॉज मिसडायग्नोस्ड विद एन अल्सर, और मुझे डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि मुझे अल्सर है। तो लेकिन अल्सर की जब मैंने मेडिसिन ली और उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, व्हेन द अल्सर मेडिसिन डिड नॉट हेल्प, तो फिर जो मेरा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट था उसने ये फैसला किया कि वो कोलोनोस्कोपी करेगा, एंडोस्कोपी करेगा, ठीक है, और फिर पता चलाएगा कि क्या मसला है। ठीक है, कोलोनोस्कोपी होती है लोअर जीआई ट्रैक्ट के लिए, एंडोस्कोपी होती है अपर जीआई ट्रैक्ट के लिए, मतलब कैमरा के थ्रू जो है ना वो लाइक देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मसला है। सो अब ये सारा प्रोसेस हुआ, उसके उसके जो है ना वो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी हुई। तो व्हेन आई रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, और उस प्रोसेस के बाद जब मैं दोबारा उठा, अपना होश संभाला, मीका वाज देयर बिसाइड मी, कि मेरी बीवी मेरे साथ जो है वो थी। वी वर इन अ स्मॉल रूम विद अ कर्टन फॉर डोर, हम एक छोटे से कमरे में थे, पर्दा लगा हुआ था कमरे का। एंड आई वॉज स्टिल लाइंग ऑन द गर्नी, एंड मैं उसी बेड पे लेटा हुआ था अभी। तो डॉक्टर केम इन, डॉक्टर अंदर आया, अकम्पनीड बाय नर्स, साथ उसके नर्स थी, एंड टोल्ड अस, उसने कहा ही हैड फाउंड अ बॉल साइज ट्यूमर इन माय लार्ज इंटेस्टाइन। और उसने बताया कि उसने जो है ना वो जिस तरह ये गोल बॉल होती है ना वाइट कलर की, उस साइज़ का ट्यूमर है मेरी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दैट दे वर सेंडिंग अ बायोप्सी टू द लैब टू टेस्ट इट फॉर अ कैंसर। और उसने कहा कि हम इसको अब लैब में भेजने लगे हैं टेस्ट करवाने के लिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। तो अब वो कह रहा है कि एंडोस्कोपी की वजह से आई वॉज स्टिल ग्रॉगी फ्रॉम द एनेस्थीसिया, क्योंकि वो लाइक गले वगैरह को सुन करते ना, तो लाइक मेरे गले में खराश सी हो रही थी, एंड माई ब्रेन वॉज रनिंग एट हाफ स्पीड, और मुझे आधी लाइक मैं सुस्त हो गया था, तो मुझे आधी बात की समझ आ रही थी, आधी की जो है ना वो लेट आ रही थी। द सीन फेल्ट लाइक अ ड्रीम दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, और ये पूरा वाक़या जो है ना एक ख्वाब की तरह मेरे साथ हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड आई वॉज टू कन्फ्यूज टू बी अपसेट, और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, अपसेट था। मीका began sobbing on the shoulder of the nurse, who was the mother of one of our close friends from church. तो मेरी बीवी ने नर्स के कंधे पे सर रख के रोना शुरू कर दिया, और अब वो जो नर्स थी वो अब वो बता रहा है कि वो हमारी एक चर्च में एक क्लोज फ्रेंड्स में से एक की मदर थी। शी वॉज अ गॉड सेंड अ ट्रिमेंडस कम्फर्ट इन दैट मोमेंट, कि वो ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह की तरफ से आई है, और वो एक हमारे लिए सुकून का जो है ना वो लम्हा लेके आई है। एंड द फर्स्ट ऑफ मैनी प्रोविडेंशियल अपॉइंटमेंट्स ऑन माई कैंसर जर्नी। तो इस तरह से जो है ना मेरा ये पहला कह लेंगे कैंसर जर्नी की ये पहली अपॉइंटमेंट का वाक़या था। नेक्स्ट डे, अगले दिन फ़ोन रैंग अराउंड 7 AM, सुबह 7 बजे के करीब फ़ोन की घंटी बजी।
इट वॉज द डॉक्टर कॉलिंग टू टेल मी आई हैड कैंसर, और वो कॉल डॉक्टर की थी और उसने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है. ही सेड वी हैव गॉट टू गेट यू इनटू सर्जरी एंड गेट दिस थिंग आउट ऑफ यू बिफोर इट स्प्रेड. उसने कहा कि हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ को हम आपके अंदर से निकाल लें इससे पहले कि ये पूरे जिस्म में फैल जाए. अ सर्जन विल बी कॉलिंग यू टू स्केड्यूल सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल. सर्जन जो है वो आपको कॉल करके सर्जरी आपकी एज सुन एज पॉसिबल स्केड्यूल करवा देगा. एंड दैट वॉज द मोमेंट द फियर बिकम रियल एंड माई लाइफ केम टू अ ग्राइंडिंग हार्ट. It was 2 days before Christmas. I was 26 years old and I had cancer. Of course, my first reaction was, really? This is my life. I am the young guy with the cancer. Terrific. तो यहाँ से जो है ना मेरा असल वो जो डर था वो मेरी ज़िंदगी में शुरू हुआ और मेरी ज़िंदगी पे एक बड़ा अजीब सा लम्हा एक मोड़ आ गया कि इससे 2 दिन पहले अभी मैं 26 साल का हुआ था और क्रिसमस था और बड़ी मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी. तो अब ये मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया. तो मतलब मेरा पहला रिएक्शन यही था, क्या वाकई क्या ये मेरी ज़िंदगी है? मतलब मैं एक जवान हूँ और जवान को कैंसर हो गया. ये बड़ी परेशानी वाली बात. फिर ये मुझे बड़ा डर लग रहा था. सो कैंसर डायग्नोसिस मेड मी फील हेल्पलेस. तो जैसे ही कैंसर डायग्नोस हुआ तो मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया, वल्नरेबल एंड वीक. मैंने अपने आप को बहुत वीक महसूस किया. नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट आई हैड कोलोरेक्टल कैंसर. और मुझे कैंसर जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर था, विच इन माई माइंड माइट एज वेल बी कॉल्ड बट कैंसर, बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग. मतलब था कोलोरेक्टल कैंसर बट मतलब उसी कैंसर को वो बुटोक कैंसर के नेम से भी जानते थे. तो मतलब मेरे जहन में एक पिक्चर और थी कि सारे लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा कि लो जी एक जवान है और उसको ये पीछे बुटोक का कैंसर हो गया. तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस वाज एन ओल्ड पीपल्स डिजीज़. और सबसे बढ़कर वो कहते हैं कि ये तो बीमारी मतलब बूढ़े लोगों को होती थी और मैं एक यंग था और मुझे बीमारी बूढ़ों वाली लग गई. स्पेक्टेकुलर. ये बड़ी जो है ना मतलब एक सीन हो गया मेरे साथ. आई हैड बीन reduced to an object of pity and sympathy and I didn't like that at all. और मतलब सब जो है ना वो मेरे साथ हमदर्दी करने लगे, जो मुझे पसंद नहीं आया कि सारे ऐसे मुझे जो है ना वो मज़लूम और जो है ना वो किस तरह मेरे साथ बिहेवियर कर रहे हैं कि बड़ा जो है ना मैं लाचार हूँ. तो ये चीज़ जो है ना मतलब मुझे पसंद नहीं आई. हम्बल पाई सर्व्ड ईगो डिस्ट्रॉयड. तो कहता मेरी ईगो तो मुकम्मल तौर पे तबाह ही हो गई ना. When we told our friends and family, they were all shocked. कि जब हमने अपनी फैमिली में बताया, मैंने अपने दोस्तों को बताया तो सब जो है वो शॉक में थे और कुछ के पास तो अल्फाज ही नहीं थे कि वो क्या अल्फाज बोलें और किस तरह से रिएक्ट करें. और वो कहता है मेरे खुद के पास भी नहीं थे. आई डिड नॉट आइदर, कि मैं खुद भी नहीं मुझे पता था कि मैं कैसे इससे निकलूँगा, क्या जवाब दूँ और क्या इसका मैं अब रिएक्शन दूँ ना. So before the diagnosis, I felt like I was in control, directing the course of my life. डायग्नोसिस से पहले मेरी ज़िंदगी ऐसे थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे रहा था, ठीक है, और मुझे था कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है. बट कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन. लेकिन ये एक धोखा था. सूनर और लेटर वी ऑल फाइंड आवरसेल्व्स फेस टू फेस विद सर्कमस्टांसेस दैट रिमाइंड अस how fragile life is and in difficult situations that are beyond our control. This is true desperation. लेकिन ये अब इस गोरे ने बड़ी प्यारी बात की, आप यकीन करें. और ये हर इंसान, चाहे अब देखें ना ये मुसलमान भी नहीं है लेकिन उसको भी ये कॉमन सेंस है, उसको भी उसको ये पता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है हर एक के ऊपर कि जहाँ पे वो बिल्कुल बेबस होता है और कोई उसका अपने ऊपर जोर नहीं चलता है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल होता ही नहीं है. मतलब अपनी कमज़ोरी का, अपनी लाचारी का एहसास होता है इंसान को. ऐसा मौका हर एक की ज़िंदगी में आता है कि जब इंसान फील करता है कि यार मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है. तो दिस इज़ ट्रू डेस्परेशन. और ये बड़ा जो है ना वो एक परेशानी वाला मामला होता है. तो माई वाइफ एंड आई आर क्रिश्चियंस
अब वो बता रहा है अपना रिलीजन कि मैं और मेरी बीवी दोनों क्रिश्चियंस हैं, वो लव जीसस, हमें ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, वो बिलीव दैट ही इज़ एवरीथिंग ही क्लेम टू बी, और हमारा ये अकीदा है, मानना है हमारा कि हज़रत ईसा जो है ना, जो जो उन्होंने कहा है वो वैसा वैसा ही है, द सन ऑफ गॉड एंड द सेवियर ऑफ वर्ल्ड। अब ये उनका वो अकीदा, जिस तरह सारी बातें क्रिश्चियन का है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं और दुनिया को बचाने वाले, एंड वी बिलीव दैट बाइबल इज़ द गॉड्स वर्ड। और वो कहते हैं कि हमारा ये अकीदा था कि बाइबल जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है, इटर्नल ट्रुथ। एट द टाइम ऑफ माई डायग्नोसिस वी वर मेंबर्स ऑफ अ स्मॉल नॉन denominational church and I played in a worship band on Sunday mornings। जब तशख़ीस हुई मेरी कैंसर की, उस टाइम पे हम एक छोटी सी चर्च के मेंबर्स थे और मैं जो उनका वर्शिप बैंड था उसमें जो है ना अपना रोल संडे मॉर्निंग में प्ले किया करता था। लेकिन वो कहता है कि जब ये मामला हुआ तो माई फेथ वॉज शेकन, कि मेरा एक दफ़ा तो ईमान हिल गया। आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक, मतलब मेरा अपनी सोच के ऊपर ना वो कंट्रोल नहीं रहा। मैं ये सोच रहा था कि गॉड वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, कि ए रब ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई एम आई द वन विद कैंसर, कि मुझे ही कैंसर क्यों हुआ है। आई एम वन ऑफ द गुड गाइज, कि मैं तो एक अच्छे लोगों में मेरा शुमार होता है ना, आई एम एक्चुअली ट्राइंग डू समथिंग गुड विद माई लाइफ, और मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, तो फिर भी मेरे साथ ही ये क्यों। इट बैक द क्लासिक क्वेश्चन। और उन्होंने, अब वो कहता है कि ये ऐसे ही मतलब ना वो एक क्लासिकल क्वेश्चन कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, के मतलब वो सारी बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होती हैं। एज ए रेसल्ट विद दिस आई रिमेंबर्ड रोमन्स। अब वो जो है ना कहता है कि लेकिन जब मेरे अंदर ये ख्याल आया और मैंने ये सोचा, तो उसी टाइम मुझे जो है ना वो बाइबल के ये अल्फाज याद आए कि एंड वी नो दैट गॉड कॉजेज ऑल थिंग्स टू वर्क टुगेदर फॉर गुड टू दोज हु लव गुड टू दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम तमाम चीज़ों का ना हुक्म देता है कि वो अच्छाई के लिए जो है ना वो मतलब काम करें, उनके लिए काम करें जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और उनके लिए जो उसके मकसद के लिए अपनी जो है ना वो जान लगाते हैं, उसके मकसद के लिए जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई कैंसर वॉज हैपनिंग टू मी। वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया कि कैंसर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना, बट आई न्यू दैट गॉड वॉज इन कंट्रोल एंड आई चूज़ टू बिलीव दैट ही वुड अल्टीमेटली वर्क दिस बैड थिंग आउट फ्रॉम माई गुड। और लेकिन वो कहता है कि मतलब मैं जानता था कि अल्लाह ताला का कंट्रोल है इस मामले में, और मैंने ये अपना बिलीव बनाया कि वो रब जो है मुझे ज़रूर इस बुरी चीज़ से निजात देगा और इस चीज़ से निकालेगा। सो द नेक्स्ट संडे वी स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ आवर चर्च, कि अगली जब इतवार आई तो हम अपनी चर्च में गए, वहाँ पे खड़े हुए और उन्हें हमने ये खबर सुनाई। सो नर्वस एंड चोक्ड अप, के सब नर्वस थे, हवास भागता थे, सबके आवाज़ होश उड़े हुए थे। आई कोटेड सॉन्ग एज अ बैनर ओवर माई सिचुएशन, के मैंने एक आयत जो है ना वो कोट की, द राइटियस पर्सन में हैव मैनी ट्रबल्स बट द लॉर्ड डिलीवर्स हिम फ्रॉम देम ऑल। कि उसने एक वो कहता है कि मैंने उस टाइम पे बाइबल की एक आयत जो है ना वो कोट की कि जो एक नेक बंदा है या एक अच्छा इंसान है वो मुसीबतें उस पर आएंगी, ठीक है, लेकिन अल्लाह उन तमाम मुसीबतों को फिर उनसे निकाल भी देगा उस बंदे को ना। अब अगली स्टोरी कंटिन्यू करता है कि द सर्जन हु वाज सपोज्ड टू कॉल मी टू स्केड्यूल सर्जरी फॉरगॉट टू कॉल, कि जिस सर्जन ने मुझे कॉल करनी थी सर्जरी को स्केड्यूल करने के लिए, वो भूल गया कॉल करना। तो अब वो कहता है कि ये एक अदर जो है ना एक और जो है मेरे लिए एक इशारा हो गया कि लाइक मेरे लिए जो है ना वो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि मैं सर्जरी करवाऊँ। ड्यूरिंग दिस टाइम माई फादर मैंशनड माई सिचुएशन टू अ को वर्कर, लेकिन उसी टाइम पे मेरे वालिद ने अपने को वर्कर के साथ ये सारी सिचुएशन डिस्कस की। वो कॉल्ड इन अ फेवर एंड गॉड मेंट टू सी अनदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फॉर अ सेकंड ओपिनियन, और उन्होंने मुझे
एक और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास भेजा मशवरा के लिए. सो ही सॉ मी राइट अवे एंड रेफर्ड मी टू एन एब्डोमिनल सर्जन हु वाज कंसीडर्ड द बेस्ट इन मेम्फिस. उसने मुझे देखते साथ ही फ़ौरन जो है ना वो मुझे एक एब्डोमिनल सर्जन के पास भेजा, जो और वो सर्जन हमारी सिटी का बेस्ट सर्जन था. आई मेट विद द न्यू सर्जन. मैं उस नए सर्जन से मिला एंड वी स्केड्यूल्ड सर्जरी टू रिमूव द ट्यूमर विद आर रूटीन कोलोन रिसेक्शन यूजिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. और हमने सर्जरी को स्केड्यूल किया उस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू. द सर्जन एक्सप्लेन्ड ही वुड ओनली मेक अ फ्यू स्मॉल इंसिजन्स जस्ट बिग इनफ फॉर अ कैमरा एंड हिज इंस्ट्रूमेंट्स. सर्जन ने कहा कि मतलब वो बहुत छोटे छोटे कट लगाएगा बस के कैमरा गुजर जाए और उसके इंस्ट्रूमेंट से गुजर जाए. तो अब क्रिस ने पूछा कि आपने कितनी दफ़ा ये सर्जरी की है. तो उसने कहा कि 100 मरतबा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. गुड इनफ. तो उसने कहा वाह, दैट्स गुड. द ओनली अदर डिटेल आई रिमेंबर फ्रॉम आवर मीटिंग वाज हाउ पिंक एंड फ्लैशी हिज हैंड वर. कि एक और चीज़ मुझे याद है अपनी और उसकी मीटिंग की कि उसके हाथ बहुत पिंक और लाइक सॉफ्ट फ्लैशी हैंड थे. अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द पेल स्किन ऑन हिज आर्म्स. लेकिन उसकी जो बाजू थी वो पीली थी, लेकिन हाथ उसके बड़े सुर्ख और उस तरह की चीज़ें जो है ना वो नरम थे. तो कहता कि मैं सोचा कि ये जो है ना मैन ही मस्ट वॉश हैंड अ लॉट, कि ये अपने हाथ बहुत ज़्यादा ही धोता है. सो देयर वाज हैवीनेस, अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड अ ड्रेड दैट परमिएटेड आवर फैमिली क्रिसमस गैदरिंग दैट ईयर. कि एक मतलब घर वालों पे एक खौफ तारी था, एक परेशानी थी, जिसकी वजह से हमारी उस साल की जो फैमिली गैदरिंग थी क्रिसमस की वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई. आई ट्राई टू एक्ट नॉर्मली. मैंने कोशिश की कि मैं नॉर्मली लोगों की तरह एक्ट करूं, बट आई वाज एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस. लेकिन जो है ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस था, अपने बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था. Everyone knew I was sick, but most folks didn't bring it up. What was there to say? I was the cancerous elephant in the room. और कहता है कि यार सबको पता चल गया था कि मैं बीमार हूँ, और सब जो है ना मतलब क्या कहते हैं मुझसे कि मतलब मैं तो एक कैंसर वाले हाथी की तरह था पूरे कमरे में. सो डे बिफोर सर्जरी, एक दिन पहले सर्जरी से पहले, I was not allowed to eat any solid food except for Jell-O. मतलब कुछ भी मुझे अलाउ नहीं किया गया खाने के लिए सिवाय वो Jell-O के. So Mika and I went to a Chinese buffet for lunch after church. हम चर्च के बाद जो है ना हमने लंच के लिए हम चाइनीज़ बुफे हम उस पर गए. She had a plate of delicious smelling food. तो मेरी बीवी ने बड़ी जो है ना मज़ेदार किस्म का खाना ऑर्डर किया. And I had 3 different colors of Jell-O. क्योंकि मेरे पास जो है ना 3 मुख्य किस्म के सिंपल जो है ना वो येलो कलर थे. एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि मुझे कहा गया था, आई ड्रैंक अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन, कि मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन पिया, कॉल्ड गोलिटेली, ये टू क्लीन मी आउट दैट नाइट, ताकि मेरी अच्छे से कोलोन साफ़ हो जाए उस रात. इट डेफिनेटली डेड, और उसने वाकई में कर दिया मेरी सफाई. लेट्स जस्ट से इट वाज अ वाइल्ड राइड एंड इट डिड नॉट गो लाइटली. कि मतलब ये बड़ी एक ऐसे था कि मतलब बड़ा एक ख़तरनाक और बड़ा एक ना वो तेज़ी से उसने मेरी आंतों को साफ़ किया, और कोई हल्का हाथ नहीं रखा उसने ना. सो ऑन द बिग डे मीका एंड आई अराइव्ड एट द हॉस्पिटल ब्राइट एंड अर्ली एट 7 AM टू चेक इन फॉर सर्जरी. और ये बहुत बड़ा दिन था हमारी ज़िंदगी का. मैं और मेरी बीवी जो हॉस्पिटल में पहुँचे सुबह के 7 बजे सर्जरी के लिए, और एक औरत ने जो है ना मुझे एडमिट किया, और उसकी जो है ना वो शर्ट जो थी वहाँ पे ये बाइबल की कुछ आयात लिखी हुई थी कि लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड, दैट्स रिलेशनशिप आई शैल नॉट वांट, दैट्स सप्लाई, ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, दैट्स रेस्ट, ही लीड्स मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स, दैट्स रिफ्रेशमेंट, ही रीस्टोर्स माई सोल, दैट्स हीलिंग. और ये पूरी जो है ना वो एक उनकी वो बाइबल की लाइन लिखी हुई है, ठीक है.
तो अब ये कहता है कि ये लाइंस पढ़ के ना मैं बड़ा इनकरेज हुआ और मेरे अंदर एक बड़ी मोटिवेशन आई। आई आस्क्ड हर टू मेक अ कॉपी ऑफ इट फॉर मी, और मैंने उनसे कहा कि इस तरह की कॉपी मुझे भी दे दे बना के। एंड शी डिड, उसने कर दिया। आई स्टिल डिडंट नो हर नेम, मुझे अभी तक उसका नेम नहीं पता, बट आई थैंक गॉड फॉर गिविंग अस दैट स्वीट वुमन इन द एडमिशन ऑफिस। लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो उसने इतनी अच्छी खातून से जो है ना हमारी मुलाकात करवाई एडमिशन ऑफिस में। आफ्टर आई चेकड इन, जैसे हम गए, दे टुक मी तो प्री सर्जरी होल्डिंग एरिया, वो पहले मुझे प्री सर्जरी एरिया में लेके गए। वहाँ पे जो है ना कपड़े वगैरह उतारे, पुटाना हॉस्पिटल गाउन, मुझे हॉस्पिटल गाउन पहनाया। लेट ऑन अ गर्नी, वो काउच जो होता है जिसके ऊपर लिटा के वो लेके जाते हैं, उस पर लिटाया। एंड गॉट हुक्ड अप टू एन आईवी, और मेरे आईवी लगा दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हॉस्पिटल्स स्टाफ स्कफल्ड अबाउट wearing ब्लू कवर्स over their shoes to keep the floor clean। सब ने ब्लू कलर के शूज़ पहने हुए थे ताकि उनका जो हॉस्पिटल का फ्लोर है वो क्लीन रहे। दे वर जस्ट गोइंग अबाउट देयर नॉर्मल कैंसर फ्री लाइफ विद जेलस ऑफ देम, और वो सब कैंसर फ्री ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मुझे कह रहा है कि जो है ना वो मुझे उनसे जेलसी हो रही थी कि ये सारे क्यों ठीक हैं और मैं ही क्यों बीमार हूँ। तो इवेंचुअली माई नंबर केम अप और मेरा नंबर आ गया। 2 नर्सेज रोल्ड मी डाउन द हॉल, 2 नर्सेज जो है ना मुझे ले गई हॉल में। आई वॉज लाइंग फ्लैट ऑन माई बैक वॉचिंग द सीलिंग लाइट पास ओवर हेड, और मैं अपनी कमर के बल लेटा हुआ था, ठीक है, और सीलिंग लाइट्स को देख रहा था। वी टर्न अ कॉर्नर, आई फेल्ट द टेम्परेचर ड्रॉप। हम जैसे ही अब रूम में एंटर हुए तो टेम्परेचर ड्रॉप मैंने फील किया। सो दे कीप द ऑपरेटिंग रूम्स कोल्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, और उसकी वजह ये थी कि सर्जरी के जो रूम्स हैं उनको ठंडा इसलिए रखा जाता है ताकि किसी किस्म का जर्म्स जो है ना उनकी स्प्रेडिंग ना हो। वन ऑफ द नर्सेज सेड मैकेनिकली, a set of double doors parted to reveal an operating room with 6 people in full surgical gear, gloves, mask, gown, goggles. All I could see were their eyes. वो कहता है कि सब ने ये चीज़ें पहनी हुई थी और मुझे सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थी, और सब की आंखें मेरे ऊपर थी। इट वॉज क्रीपी। ये जो है ना मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन थी कि रोने को दिल कर रहा था। आई लाफ्ड टू माई सेल्फ, और मुझे जो है ना वो हंसी आ रही थी क्योंकि वो मुझे बेहोश करने जा रहे थे। आई लाफ्ड, दिस पीपल आर ऑल अबाउट टू सी मी नेक्ड, और मुझे इस बात पे हंसी थी कि सारे लोग मुझे नंगा देखेंगे बगैर कपड़ों के। तो जो है ना इस बात को लेके वो जो है ना कहता है मुझे बड़ी परेशानी और बड़ी एक जो है ना शर्म आ रही थी। एट दैट मोमेंट आई हैड पीस, लेकिन उस टाइम पे जो है ना मैं मुतमईन था। आई न्यू गॉड वॉज इन कंट्रोल, मुझे पता था कि अल्लाह सब संभाल लेगा। आई वॉज नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं लग रहा था। आई पुट माई ट्रस्ट इन हिम, मैंने अपना सारा भरोसा सारा तवक्कुल उस पर किया। एंड आई वॉज प्रिपेयर टू मीट हिम इफ आई डिडंट मेक अप, और मैं रेडी था कि अगर मैं ना जिंदा सलामत उठा तो मैं अपने रब से मुलाकात के लिए रेडी था। अल्लाह अकबर, ये पढ़ के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक नॉन मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, वो ये कह रहा है कि वो रेडी है जो है ना वो अल्लाह से मिलने के लिए, और हम मुसलमान ज़रा सोचें कि क्या हम अपने रब से मुलाकात के लिए रेडी हैं? नहीं, कभी भी नहीं है। द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट लीन ओवर एंड सेड, आर यू रेडी? तो जो एनेस्थीसिया जिसने देना था वो मेरे ऊपर ऐसे उसने थोड़ा मेरे तरफ झुका और उसने कहा कि क्या आप रेडी? सो आई सेड आई एम रेडी। आई टुक अ डीप ब्रीथ एंड क्लोज माय आईज, मैंने लंबा सांस लिया और आंखें मैंने अपनी बंद कर ली। सर्जरी हो गई मेरी जनाब। उसके बाद मैं उठा। पोस्ट ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया में मेरी सास और मेरी जो बीवी है वो दोनों मेरे साथ थी, और मुझे बहुत हैवी मेडिसिन दी गई थी, और मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन सिर्फ आ ही कर पा रहा था, मोन एंड ग्रंट। आई हैड इंस्ट्रक्टेड माई वाइफ टू ब्रिंग माई वीडियो कैमरा टू मी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी सो आई कुड डॉक्यूमेंट व्हाट आई माइट नॉट रिमेंबर। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मतलब वो मेरा वीडियो कैमरा ले आया था सर्जरी के फ़ौरन बाद, ताकि मैं वो सब कुछ देख सकूं कि जो मुझे याद नहीं है। तो आई सम हाउ मैनेज टू टर्न द कैमरा ऑन एंड रिकॉर्ड माई सेल्फ इन माई वीकनेस। तो मैंने अपना कैमरा जो है ना वो ऑन कर लिया था अपने ऑपरेट के टाइम पे, और मैंने अपनी कमज़ोर से कमज़ोर हालत को अब देखा। मोस्ट वल्नरेबल स्टेट फॉर अ फ्यू सेकेंड बिफोर टर्निंग इट ऑफ एंड पासिंग आउट अगेन, और ये बड़ी एक परेशान कौन सिचुएशन थी मेरे लिए। तो इंशाल्लाह बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।